10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर है। जी हां, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर भले ही तारीखों का ऐलान न हो, लेकिन सियासी जोर आजमाइश का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। अपने अंदाज और लिहाज में से एनडीए और इंडिया वाले वोटरों को साधने में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में होने जा रहे 10 सीटों पर विधानसभा चुनाव की लड़ाई लगातार दिलचस्प होती जा रही है, लेकिन इन सब के बीच जहां अब उपचुनाव में पल्लवी पटेल और असदुद्दीन ओवैसी का पीडीएम गठबंधन भी ताल ठोकने की तैयारी में है। 12 अक्टूबर को लखनऊ में पीडीएम की बैठक में उपचुनाव वाली सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। जी हां, अपना दल कमेरावादी और इसके साथ साथ एआईएमआईएम ने पीडीएम गठबंधन बनाया। पीडीएम में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। 12 अक्टूबर को लखनऊ में आयोजित पीडीएम की बैठक में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी शामिल हो सकती है। दोनों दलों ने 28 लोकसभा चुनाव भी साथ साथ मिलकर लड़ा था। जी आपको बता दें कि इससे पहले के लोकसभा चुनाव साथ में लड़े थे, लेकिन सभी सीटों पर प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी। और इसके साथ साथ बीजेपी ही नहीं बल्कि विपक्ष में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी उपचुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। तो वहीं इससे पहले वो बयानबाजी सुना देते हैं आपको जो लगातार वायरल है, उसके साथ साथ जिससे सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव होना, इसको कैसे देख रहे हैं? क्या समाजवादी पार्टी से सीट बंटवारे पे कोई सहमति बन पाई है? आप लोग तो 10 सीटों पे तैयारी कर रहे हैं इस वक्त। देखिए, हम लोग कांग्रेस पार्टी जो है 10 सीटों पर तैयारी कर रही है। निश्चित तौर पे आने वाले समय में हमारा इंडिया अलायंस जो है, इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी है और हम लोग मिल बैठ करके तय कर लेंगे कि कहां से कौन लड़ेगा। निश्चित तौर पे उपचुनाव में हम लोग 10 सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे। अब प्रतिशत बढ़ रहा है, कान में कहेंगे, झोला डाल के आएंगे, और आने वाले वक्तों में समझ लो अब तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा। आबादी बढ़ रही है मुसलमानोकी इतनी, और आगे सत्ता में आ जाएंगे। जिस प्रकार से महबूब अली का बयान भी अब वायरल है कि अगर ज्यादा बच्चे मुसलमान पैदा करेंगे तो इनका सत्ता चली जाएगी, इसको लेकर भी सियासी पारा हाई होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यही है कि पीडीएम वर्सेस पीडीएम कितना प्रभाव डालेगा आगे वाले चुनाव में, यह भी बड़ा फैक्ट है। और उसके साथ साथ बीजेपी इन दोनों की क्या काट निकालेगी, इसको भी देखना दिलचस्प है, क्योंकि जिस प्रकार से अयोध्या की मिल्कीपुर सीट की अगर मैं बात करूं तो वहां के अगर जाति समीकरण की तो ब्राह्मण 65,000 है, पारसी 55,000 है, इसके अलावा कोयरी जाति होती है उसकी संख्या 22,000 है, हरिजन 15,000 है। यानी कि जिस प्रकार से मिल्कीपुर सीट सबसे हॉट सीट हो चुकी है, लेकिन सबसे पहले उन पर नजर डालते हैं जो 10 सीटें हैं जिस पर रण पे अब सारी पार्टियां उतरती हुई नजर आ रही हैं। दस सीटों का रण लगातार देखने को मिल रहा है। मीरापुर, खैर, फूलपुर, मिल्कीपुर, सीसामऊ, गाजियाबाद, करहल, कतेरी, कुंदरकी, मजवा, ये ऐसी सीट है जिन पर लगातार पार्टियों की गतिविधियां तेज होती हुई नजर आ रही, जिस पर आगामी दिनों में उपचुनाव होगा। मीरापुर, गाजियाबाद, खैर, फूलपुर, मिल्कीपुर, जी हाँ, मिल्कीपुर वही सीट है जिसको लेकर जोर आजमाइश का दौर देखने को मिल रहा है। कुंदर की भी सीट, यूपी में उपचुनाव पर किसका चलेगा दांव, करहल सीट पर लगातार जोर आजमाइश देखने को मिले। मिल्कीपुर से सपा से विधायक अवधेश प्रसाद सांसद बने, सीट खाली हो गई। कटेरी से सपा से विधायक लालजी वर्मा सांसद बने, इसकी वजह से सीट खाली हुई। कुंदर की सपा से विधायक जियाउर रहमान सांसद बने, सीट खाली हुई। सीसामऊ विधानसभा से सपा
विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, जिसकी वजह से उपचुनाव होगा। अगर गाजियाबाद विधानसभा की बात करें तो बीजेपी से विधायक अतुल गर्ग सांसद बन गए हैं, सीट खाली हुई। खैर विधानसभा से बीजेपी से विधायक अनूप प्रधान सांसद बने, सीट खाली हुई, जिसकी वजह से मीरापुर विधानसभा से रालोद से विधायक चंदन चौहान सांसद बने, सीट खाली हो गई। फूलपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक प्रवीण पटेल सांसद बने, इसकी वजह से इस सीट पर रण देखने को मिलेगा। मझवा विधानसभा बीजेपी से विधायक करल से सपा से विधायक अखिलेश यादव सांसद बने, जिसकी वजह से सीट खाली हुई। मिल्कीपुर सपा से विधायक अवधेश प्रसाद सांसद बने हैं। जी हाँ, कटहरी की अगर मैं बात करूं तो सपा से विधायक लालजी वर्मा सांसद बने हैं, सीट खाली हो गई। कुदर की विधानसभा सपा से विधायक जियाउर रहमान सांसद बने, जिसकी वजह से सीट खाली। तो वही चुनावी टेंशन, बीजेपी में मंथन। यूपी के 75 में 72 सीटों पर वोट फीसदी घटा है। 12 सीटों पर 1 लाख से ज्यादा वोट कम हुए। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। 36 सीटों पर 50,000 से 1 लाख के बीच वोट घटे हैं। 2019 में बीजेपी 4.1 करोड़ रुपए यानी कि वोट मिले थे, और कहीं ना कहीं ये ग्राफ धीरे धीरे नीचे घटता हुआ नजर आया। 3.6 करोड़ वोट ही मिल पाए थे 2024 में। पिछले बार के मुकाबले 50 लाख वोट कम मिले भारतीय जनता पार्टी को। जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में इस बार का प्रदर्शन बेहद ही खराब रहा भारतीय जनता पार्टी का, उस बीच पीडीएम वर्सेस पीडीए, इसकी काट क्या निकालनी, इस पर भी चुनावी टेंशन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को करनी होगी। तो वहीं चुनावी घमासान के बीच इस पर बड़ी बहस के लिए साथ हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ चुके हैं। अपने पैनलिस्ट का परिचय कराते चंचल यादव समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, शशिकांत तिवारी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो दिलीप यादव राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिलीप जी का सबसे पहले रुख करूंगी, जिस प्रकार से 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, पीडीएम वर्सेस पीडीए, कैसा रहेगा रण? देखिए एक बात बताएं, पीडीए पीडीए है और एक चीज और है एनडीए एनडीए है। पीडीएम तो ये एनडीए का भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इनको कुछ करना नहीं है, बस खेल बिगाड़ कर, खासतौर पे इंडिया गठबंधन का, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो है खेल बिगाड़ कर बीजेपी की जो है बी टीम बन के जो है उनको उनके प्रत्याशियों को जिताना है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये वोट कटवा है। ये इस जो है इलेक्शन में, उपचुनाव में 200 सीटों पे सिर्फ वोट काटेंगे, कुछ ही काट पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं। इनकी कोई जो है अस्तित्व ही नहीं है। आप एक चीज देखें, अपना दल कमेरावादी जो हैं पल्लवी पटेल जी जो है किसकी विधायक हैं, किसके वजह से विधायक हैं? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की वजह से, इसी वजह से विधायक हैं। अब वो जो उनको जो है चाहिए था, जो है पिछले इलेक्शन में सांसद का टिकट चाहिए था। चंद्रशेखर आजाद ने जब बसपा का पूरा जनाधार ही नीचे कर दिया। जी नहीं, बसपा का जनाधार नहीं नीचा किया। चंद्रशेखर आजाद ने जो है, जो बसपा का वोट था उनका जो कुछ मिलना था नगीना में मिला, लेकिन जो उनका वोट था, बसपा का कैडर वोट था, वो सारा का सारा समाजवादी पार्टी में ट्रांसफर हो गया। आप बात को समझिएगा, यहां पे किसी का जो है कोई मतलब नहीं, सीधे फाइट जो है बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, मतलब इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए। ठीक है। और जितनी भी सीटें हैं आप देखें, खास तौर पे जिस हिसाब से जो है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने जो है बढ़त लिया, जिस हिसाब से जो है 24 के लोकसभा इलेक्शन में जो है बढ़त लिया, उसी तरह से उपचुनाव में भी बढ़त लेंगे, बशर्ते शासन सत्ता का दुरुपयोग न हो। उत्तर प्रदेश सरकार बशर्ते अपने ब्यूरोक्रेसी से, अपने जो है पुलिस अधिकारियों से और इलेक्शन कमीशन से जास्तियां करवा के
न करेगी तो जो है निश्चित है। तौर पे 10 के 10 सीटें जो है समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के पास जाएगी। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। चंचल जी, जिस प्रकार से पहले तो आप पीडीए का नारा लेकर तो सफल हो गए, लेकिन जो बीच में पीडीएम का बड़ा रोड़ा आपके लिए खड़ा किया गया, उससे कैसे पार करेंगे आप? हेलो। चंचल जी, सबसे पहली बात तो मैडम मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई रोड़ा नहीं हुआ है जो समाजवादियों को आगे आए और समाजवादियों के कारवां को रोक सके। सबसे बड़ी बात है जब हम सब लोग जो है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आधी आबादी, अगड़ा जो सबको साथ ले करके जो हमारे नेता अखिलेश यादव जी आगे बढ़ रहे हैं और समाज के निचले पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को जो है उसको प्रतिनिधित्व देने का लगातार बात करते हैं और सबको सम्मान देने की बात करते हैं। आपने देखा होगा लोकसभा में जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग से लेके वर्मा, मौर्य, निषाद, राजभर, कहार, कुहार, बढ़ई, टटी सब जातियों को प्रतिनिधित्व देने का काम किया अखिलेश यादव जी ने। और जोड़ करके जो पीडीए का फार्मूला आया, आपने देखा होगा बीजेपी को चारों खाने चित होना पड़ा। बिल्कुल। जो दूसरी बात मेन है, जनता त्राहिमाम है। ये भाजपाइयों से बड़ा कोई झूठा और धोखेबाज कोई पार्टी नहीं है। आप देखो प्रधानमंत्री जी बड़ी बड़ी प्राचीरों से झूठ बोलते हैं, कभी 2 करोड़ रोजगार की बात कहेंगे, कभी स्मार्ट शहर की बात करेंगे, कभी आदर्श गांव बनाने की बात कहेंगे, कहीं गंगा सफाई की बात करेंगे, कहीं कहेंगे 100 दिन के अंदर काला धन ला करके 15-15 लाख रुपया पे खातों में पहुंच जाएगा। कभी वो लंबी लंबी बातें करते हैं। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री की बात कर लीजिए, जिस तरीके से पिछड़ों के साथ 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में आपने देखा होगा, जिस तरीके से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अधीन आता है, उसने इस बात की बाकायदा पुख्ती के साथ इस बात की रिपोर्ट सबमिट करी कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछड़ों के साथ अन्याय किया। 69,000 शिक्षक भर्ती में हकमारी करी पिछड़ों के साथ। जहां आपने देखा होगा इसके पहले जो है, दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूं, देखा होगा एनएफएस के माध्यम से पूरे यूनिवर्सिटी में पूरे देश में जो है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों दलितों के साथ उनकी सीटों को खाने का काम कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा दूसरी जो महत्वपूर्ण बता दूं आपको, जितने भी विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति हो, अभी और तो और छोड़िए, अयोध्या में जो हमारे पिछड़े समाज, दलित समाज के लोगों ने लड़ाई लड़ी थी इनके लिए, बीजेपी के लोगों के लिए, उन सबको भी हक नहीं देना चाहते हैं। अगर आप लिस्ट उठा के देख लो तो अयोध्या जो श्री राम भूमि जन्म ट्रस्ट है उसमें एक भी पिछड़े समाज का व्यक्ति नहीं है। जहां अधिकार देने की बात आती है वहां ये जो है उनको किनारे कर देते हैं। अरे हम तो कहते हैं भाई आपकी पार्टी के बिना कटियार उन्हीं को कुछ पद दे देते जो बेचारे आज के मारे मारे फिर रहे हैं। आज उनकी हालत है, कोई उनकी हालचाल लेने वाला नहीं है। कोई बीजेपी, सुनने में ऐसा भी आता है कोई बीजेपी का नाम लेता है तो बुखड़ जाते हैं एकदम। तो ऐसे 1-2 नेता नहीं है। आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता प्रतापगढ़ में उन्होंने यहाँ तक कह दिया, अभी तक के मेरे नजर आ रहा, मैडम सुनिए ना, सुनिए आप भी, अभी तक के मेरे राजनीतिक इतिहास में क्यों पढ़ रहे हैं? 42 साल के राजनीतिक इतिहास में इतनी भ्रष्ट, इतनी पार्टी कोई नहीं रही, भारतीय जनता पार्टी बताते हैं। अग्निवीर आपने देखा होगा जिस तरीके से नौजवानों के साथ धोखा देने का काम किया, 2 करोड़ रोजगार की लंबी लंबी बातें करी, लेकिन आपने देखा होगा प्रधानमंत्री सीना ठोक के कहते भाइयों बहनों हमने 1.5 लाख से ज्यादा कंपनियां बंद करा दी, ताले बंद कर दिए। बताओ, एक सन की प्रधानमंत्री इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं लोगों के लिए। कभी कहते हैं भाइयों बहनों भ्रष्टाचार के ऊपर लगाम लगाएंगे। आप सोचो पूरे हिंदुस्तान के इतने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थे, सबको अपनी गोद में बैठाने का काम किए ही नहीं काम किए। अगर आपके भाजपा के प्रवक्ता अगर कोई आए उनसे पूछना कि हेमंता बिस्व शर्मा के बारे में बताएं, वो उनसे पूछिएगा मुकुल राय के बारे में बताएंगे, अशोक चौहान के बारे में बताएंगे, नारायण राणे के बारे में बताएंगे, उनसे पूछिए शुभेंदु अधिकारी के बारे में बताएंगे। अजीत पवार 70,000 करोड़ का घोटालेबाज, आप सोचो उसको डिप्टी सीएम बनाते हैं प्रधानमंत्री जी और कहते हैं भाइयों बहनों बहुत हुआ भ्रष्टाचार, तो आपकी बार मोदी सरकार का नारा दिया इन्होंने। तो इनका चेहरा डबल स्टैंडर्ड है। ये समझिए कि इन जनता एकदम थक चुकी है, पक चुकी है, इनको आईना दिखाने का काम करेगी और आगामी 2027 में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ठीक है शशिकांत जी, जिस प्रकार से चंचल जी कह रहे 27 में आपका सूफड़ा साफ हो गया, चलिए वो तो बात की बात है, लेकिन स्पीकर ऑफ कर लीजिए शशिकांत जी।
जिस प्रकार से पीडीए पहले था वो आपके लिए संकट बनकर उभरा, अब पीडीएम भी है, कैसे दोनों से आप लड़ पाएंगे आगे उपचुनाव में? समाजवादी पार्टी का पीडीए है, ये एक छलावा है। पीडीए में ना तो किसी पिछड़े का भला होना, ना दलित का भला होना, केवल एएमवाई का भला होना। जब मंत्री बनने या सांसद बनने और ये सब जब नंबर आएगा सरकार बनाने के, तो महबूब अली मंत्री बन जाएंगे और इनके एम वाले सब लोग मंत्री बन जाएंगे। तो जो बाकी लोग हैं वो उन्होंने उत्तर प्रदेश में इनके परिणाम को देखा है, बार बार सरकार बना के। एम आपने बताया, एम तो इनके खिलाफ ही खड़ा हो गया पीडीएम लेकर। हाँ, अब देखिए, नहीं अभी इनके पास मॉड्यूल हैं, जो गजवाए हिंद के मॉड्यूल हैं, वो महबूब अली टाइप लोग अभी हैं, वो जो बता रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश को कि अब इनकी मुसलमानों की संख्या बढ़ गई है, अब वो कब्जा करने जा रहे हैं। तो वो 2047 का सपना देख रहे हैं गजवाए हिंद का, ये उसके मॉड्यूल हैं, वही मॉड्यूल समाजवादी पार्टी में हैं। इसीलिए लोग राम मंदिर नहीं जाते हैं, ये लोग गजवाए हिंद को मजबूत करने का पूरा काम करते हैं। तो ये पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है। उत्तर प्रदेश ने एक चीज और देखा लोकसभा चुनाव में कि किस प्रकार से सरोज अंकल ने वहां से एक पर्ची भेज दिया कि जातिवाद पे बोलो, जातिगत जनगणना पे बोलो और संविधान पे बोलो कि संविधान को खतरा है। महीनों बीत गए, वो भारत सरकार को बने, कहाँ संविधान को खतरा है? अब ये भारत की जनता देख रही है ना कि कोई खतरा नहीं है। तो ये तो इसका मतलब डमरू बजा रहे थे, ये तो मदारी के तरह से डमरू बजा रहे थे कि आओ 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 आओ, हम तो यहाँ दुकान लगाए हुए हैं। तो भारत की जनता देख रही है कि ये सब डमरू जो बजा रहे थे कि मदारी का काम कर रहे थे। आज जो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, उपचुनाव में अधिकांश सीटें, 1-2 सीटें है, लड़ाई है, लेकिन बाकी सब जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही हैं। मिल्कीपुर भी भारतीय जनता पार्टी सीटें आ रही हैं शशिकांत जी? कितनी सीटें? 10 में से कितनी मान ले? 10 में से 10 का तो नारा नहीं देंगे ना इस बार भी, जैसे उस बार कहा 400 पार। 10 में से 8-9 आ रही है, 1-2 ही जो है वहाँ लड़ाई है। अब के लिए 1-2 चांस है। हाँ, और इनका सुपड़ा साफ होगा। ठीक है। हाँ, अभी हमारे एक साथी जो है, अभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है दिलीप जी, वो कह रहे थे कि 10 के 10 समाजवादी पार्टी की आ रही है। राजनीतिक विश्लेषक है समाजवादी पार्टी। वो विश्लेषक तो लग नहीं रहे हैं, वो तो समाजवादी पार्टी को 10 सीट जिता रहे हैं, जो उनको धरातल मालूम नहीं है। मिल्कीपुर जीत के दिखा दे केवल, अभी मिल्कीपुर में हैसियत अभी पता चल जाएगी, चले जाएं सर्वे करके आए। अवधेश प्रसाद खुद कह रहे हैं 50,000 से ज्यादा वोट से आप लोग हारेंगे। हाँ, वहाँ अवधेश प्रसाद ने अभी तो वो क्या नाम जरा सा याद नहीं आ रहा, मुनैद क्या नाम है, अभी मुनैद अली को लेके घूम रहे थे, नवाब, जो अभी जेल में है। एक बार नाबालिग नवाब सिंह केस में नवाब अली वहाँ है, मोहित खान नवाब सिंह वहाँ है। अरे मैडम, मोहित खान का नाम मत लें, भाजपाइयों को तो इन्होंने बताया था मोहित खान को, इन्होंने सैंपल मैच नहीं किया है। वो सब सामने कई सालों से है, ये लोग कई बार सरकार बना चुके हैं। मुझे जवाब दीजिए, बिल्कुल जवाब दीजिए। ने इनसे लड़ाई लड़ी है और जनता पार्टी के साथ है। मोहित खान और नवाब सिंह पे नेतृत्व में सुशासन है। आज महिलाएं हमारी बहनें 12 बजे रात को शशिकांत जी, ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही तो 2024 के साथ साथ 17 और उसके बाद जो सरकार बनी दूसरी बार, लेकिन कहीं ना कहीं फेलियर साबित हुआ ना। वो संकल्प का जो पर्ची आया था, जातिवाद की जाति जनगणना कराओ और संविधान का खतरा बताओ, तो जब इन लोगों ने बताया तो लोगों को लगा कि भाई कहीं कुछ होने जा रहा है। जल्दी जवाब दे दीजिए। चंचल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है चंचल जी। ठीक है, लौटेंगे। दिलीप जी, जिस प्रकार से ओवैसी की अगर बात की जाए, आवाज जा रही है? हाँ, जवाब दे दीजिए। आवाज जा रही मेरी? ठीक है, लौटेंगे दिलीप जी। बोलिए। आवाज आ रही है। हाँ, देखिए, मैं अभी शशिकांत जी मोहित खान का नाम लेते, नवाब सिंह का नाम ले रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारी गुरु स्वामी चिन्मयानंद का नाम को याद नहीं होगा।
कुलदीप सिंह सेंगर का नाम याद नहीं होगा। अभी 3 जो है नौजवानों को आदर्श बनाने वाले भाजपाई, जो वाराणसी के अंदर बीएचयू के अंदर जो 3 भाजपाई जिनके ऊपर रेप के आरोप लगे, वो भी बीएचयू आईटी की छात्रा, जिसके ऊपर हमारे नौजवान छात्रों ने, हमारे भाई बहन जब वहां पे बैठ के धरने दिए तब जाकर के भाजपाइयों का एफआईआर लिखा गया। इसके अलावा आपको याद होगा इसी अयोध्या के अंदर श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट में मंदिर में सफाई करने वाली महिला के साथ गैंग रेप किया गया। ये भाजपाई उसका नाम नहीं लेंगे। मोहित खान जिनका डीएनए सैंपल मैच नहीं किया, अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बताना होगा कि उनका घर जो गिराया उन्होंने, जो उनका जो है उनकी दुकानें गिराई, जो उनकी बदनामी करी है, जो उनकी बेइज्जती करी है, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो ये न्याय नहीं दे रहे हैं, ये न्याय का गला घोटने का काम कर रहे हैं। आपको मैं बताता हूं, ये बात मत भूलिए आप कि आने वाले समय में इन सब सारी चीजों का आपको जवाब भी देना पड़ेगा। और जनता पूछ रही है, आप बताओ उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 क्यों है? कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 क्यों है? आज अगर देखिए तो मुख्यमंत्री जी पिछड़े दलितों के साथ हकमारी करने में नंबर 1 क्यों है? चंचल जी पिछड़ों के कहाँ साथ अन्याय करने में नंबर 1 क्यों है? मुख्यमंत्री तो विधानसभा में अपनी पीठ थपथपाते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पे अरे उत्तर मैडम, प्रदेश नंबर 1 मुख्यमंत्री है। तो विधानसभा में झूठ भी बोलते हैं, 86 में 56 की बात करते हैं, लेकिन आज तक पटल नहीं कर पाए। आज तक जब उनसे कहा गया कि आप 86 में 56 यादों की लिस्ट को टेबल कर दीजिए, आज तक मुख्यमंत्री जी नहीं कर पाएंगे, पता है, क्योंकि ऐसे ही केवल बोलना है उनको, इसके बारे में कुछ कहना सुनना तो है नहीं, डेटा है नहीं, केवल हवाई बातें करनी है। तो ये भाजपाइयों के बारे में सब लोग जान गए कि बीजेपी वाले बहुत बड़े झूठा है, बड़का झूठा पार्टी है। सुनिए, मैं आपको वही कहना चाहता हूँ, शशिकांत भाई से पूछिए कि अब बताओ मोहित खान का डीएनए सैंपल मैच नहीं किया है, अब बताओ क्या बोलोगे आप? अगर चुल्लू भर पानी तो डूब मरो भाजपाइयों। कम से कम किसी को बदनाम करने से पहले एक बार सोचो आप कि भाई आप क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आप सोचो, बुलडोजर न्याय का प्रतीक नहीं हो सकता, बुलडोजर कायरता की निशानी है, और सरकार एक कायर सरकार है। अगर एक कायर सरकार नहीं होती तो कम से कम सही अपराधी को पकड़ के जेल में डालने का काम करती। आप मुझे बताइए ना, आप नवाब सिंह का नाम ले रहे हो, कुलदीप सिंह सेंगर के घर बुलडोजर क्यों नहीं गया? क्योंकि मुख्यमंत्री की सजाती है। आप मुझे बताओ, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बाकायदा चार्जशीट दाखिल होने जा रही है। उस चार्जशीट से बचने के लिए आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह चले गए सुप्रीम कोर्ट, वहां से उनको राहत नहीं मिली, लेकिन बाबा का बुलडोजर वहां नहीं जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री की सजाती है। तीसरा एग्जांपल बताता हूं आपको, धनंजय सिंह के खिलाफ ना जाने कितने केसेस हैं। और बता दें, ये कभी भी बीजेपी वाले माफिया भी उनको अगर बोल देंगे ना, ये प्रवक्ता जो बैठे शशिकांत भाई, अगर उनको माफिया बोल दें, शशिकांत जी लौटूंगी, आपसे जवाब लूंगी, लेकिन अगले दिन प्रवक्ता पद से हटा दिए जाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर हिम्मत है बोल के दिखा दीजिए कि ब्रजेश सिंह माफिया, धनंजय सिंह माफिया है, जो इनके मुख्यमंत्री सजाती माफिया है। और अगर टेनी मिश्रा के बेटे ने अगर किसानों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई तो बाबा का बुलडोजर क्यों नहीं गया? बीएचयू आईटी के तीनों दरिंदों जो बीजेपी आईटी सेल में थे, उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अगर बुलडोजर की आंखें नहीं है इस सरकार में, बुलडोजर की आंखें वो देखती हैं पिछड़ा है कि दलित है कि अल्पसंख्यक है कि हमारे पार्टी जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जमाना आपका हमेशा नहीं रहने वाला है, इस मुगालते मत रहना। आने वाले समय में एक एक केस का हिसाब भी देना पड़ेगा आपको। ठीक है चंचल जी। दिलीप जी, जिस प्रकार से ओवैसी का बीच में एंट्री करना, उसके साथ पल्लवी पटेल और चंद्रशेखर आजाद, इन सभी का संयुक्त गठबंधन उपचुनाव के लिए, सोचिए उपचुनाव कितना दिलचस्प हो गया है, क्योंकि उपचुनाव पहले हो जाता तो पता नहीं चलता था, लेकिन अब किल का उपचुनाव तूफान मारता हुआ नजर आ रहा है। कैसे देख रहे हैं? देखिए एक बात बताएं, अभी हमने कहा था 10 में 10 सीटें आएंगी, तो हमारे साथी बीजेपी के नेता शशिकांत तिवारी जी ने कह दिया कि जो है ये समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं और आने वाली नहीं, 10 में से 8 बता दिया, निश्चित तौर पे 10 में से 8 आएगी। बताऊं कैसे? शासन प्रशासन आपका है, इलेक्शन कमीशन आपका है, ईवीएम हैकिंग आपका है, आपके लोग हैं, निश्चित तौर में आप जो है 10 में से 8 बता दिए, कम बता दिए, आप तो 10 में से 10 पा जाएंगे, क्योंकि आपके ही मुख्यमंत्री जो है सारे 10 सीटों पे जातिवाद का जो है नंगा घिनौना कृत्य कर रहे हैं। दूसरा, सभी जो है जो मुस्लिम हैं या यादव हैं, उनमें जो है जो बीएलओ हैं, उन सबको हटाया जा रहा है। वहां पे जो है आपके जो ब्लॉक लेवल के, तहसील लेवल के जो है यादव
अधिकारी हैं, लेखपाल हैं, इन सबको हटाया जा रहा है। सिर्फ वहां पे जो है सारे सारे अपने सजाती लोगों को जो है, क्योंकि योगी जी को मालूम है कि अगर 10 सीटें जो है गई, 10 में से हारे, थोड़ी भी हार गए, तब भी हम जो है हमारी गद्दी तो जाने वाली है, क्योंकि दिल्ली से अलर्ट आ चुका है। और देखिएगा यही जो है योगी के कार्यकलाप के पूरा परिणाम होंगे। और रही बात, एक चीज और मैं बताऊं, ये जो दल है ना पीडीएम बनाया, पीडीएम जो है वाकई में छलावा है। सिर्फ जो है इसमें कौन है, पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, यही किया है ना, माइनॉरिटी। अखिलेश जी का जो पीडीए है उसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़ा सभी हैं, सबके लिए है। अगड़ों की बात कहाँ करते हैं समाजवादी पार्टी वाले? अगड़ों की क्या, माता प्रसाद पांडे बैठे हुए हैं इतने बड़े ओहदे पे, वो सेकंड नेता प्रतिपक्ष जो है सेकंड टू चीफ मिनिस्टर होता है। मतलब चीफ मिनिस्टर के बाद जो है विपक्ष का अगर जो है नेता प्रतिपक्ष है, उसकी भी हैसियत उतनी होती है, उसकी सुविधाएं भी वैसी ही मिलती हैं। तो इतना बड़ा एक ब्राह्मण चेहरा को जो है पीडीए करके जो है उन्होंने किया, इसका मतलब उनकी पार्टी में सारे जातियों के लोग हैं। भले वोट ना दें, ये भी बता दे, भले यादव को तो भारतीय जनता पार्टी ने भी सुनिए तो मुख्यमंत्री बना दिया। भले जो है अगड़े, अखिलेश जी का मनसा अच्छा है, अखिलेश जी जो है अगड़ों को जोड़े हैं, भले वोट उनको ना मिले, उनके वोट जो है भारतीय जनता पार्टी में जाए। आप एक चीज और देख लें, प्रेमचंद यादव का देवरिया में हत्या हुई, उस ब्राह्मण लड़के ने मारा था। योगी जी उस ब्राह्मण परिवार के यहां गए, इसके अलावा ब्रजेश पाठक भी गए, सलभमणि त्रिपाठी भी गए, सलभमणि त्रिपाठी का कुचक्र था। लेकिन अखिलेश यादव सबसे पहले जो है उस ब्राह्मण परिवार के यहां गए, इसके बाद प्रेमचंद यादव के यहां गए। यह होता है एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्रियाकलाप, जो अखिलेश यादव ने जो है दिखाया कि हम सबके लिए है। बाबा योगी ने दिखा दिया कि जो है हम पर्टिकुलर जाति के लिए है। तो ये नहीं होना चाहिए। अखिलेश जी पूरी तरह से समाजवाद में विचारधारा के हैं, समतावादी हैं, और जैसा उनका कार्यकलाप है, निश्चित तौर में 2027 में वो पुनः चीफ मिनिस्टर बनेंगे। और रही बात इन्हीं के घोटाला चल रहा है। कौन सा घोटाला चल रहा है? ईवीएम घोटाला चल रहा है। धीरे धीरे जो है जनता जागरूक हो गई है। इतने स्तर तक नहीं कर पाएंगे, करते हैं, ऐसा नहीं करते, करते हैं इतने स्तर, क्योंकि जो है इससे ज्यादा अब अलर्ट होने वाले हैं। क्योंकि जो ये 38 सीटें आई हैं और कांग्रेस के आई हैं, तो इन्होंने जो है समाजवादियों ने इनके बूथों पे लगे रहे, हर चीज करते रहे, तो इनको मालूम है कि जो है हमें करना क्या है। ठीक है शशिकांत जी। जातिवाद उत्तर प्रदेश और देश के लोगों ने सीखा, वो समाजवादी पार्टी के लोगों से ही सीखा है, एक बात। दूसरी बात, ये गलत बयानी कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी गए तो ब्राह्मण लड़के ने कहा कि आपने जात का जहर बोया उत्तर प्रदेश में, जिसका परिणाम है कि मेरे परिवार के लोगों की सबकी हत्या, यही शब्द थे उस बच्चे के। और उसने मिलने से इनकार कर दिया, और अखिलेश यादव से मिला भी नहीं। ये कह रहा है कि जाकर। अच्छा एक बात बताइए तिवारी जी, आप सुन लीजिए, तिवारी जी एक बात बताइएगा। चलिए ठीक, बोल लीजिए। कई सवाल खड़ा किए, आपका सबका जवाब बोल लीजिए। हाँ जी, देखिए अभी ये कह रहे थे कि नहीं इनका तो अब 10 सीट आ जाएगा। अभी 10 सीट समाजवादी पार्टी को जिता रहे थे, फिर आगे मैं। अरे महोदय आपने कहा 10 में से 8 आएगा, मैं वही जवाब दिया। मैंने कहा 10 में 10 आ जाएगा। धैर्य से सुनिए जी बोले आप की बात का जवाब। जी। अब इन्होंने दिलीप जी ने कहा कि नहीं ये लोग 10 सीट जीत रहे हैं, मैं तो 9 ही सीट कह रहा था, ये 10 सीट जीता रहे हैं। आगे मान गए कि हाँ 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आज जो आगामी चुनाव में पता ही चल जाएगा। अब सुनिए, अब देखिए डकैतों के इनकाउंटर पे रोने वाले, ये सोच लीजिए इनकी मानसिकता कितनी है, कैसी है। आप अहीरों को सुनिए, रो रहे हैं कि डकैतों के तिवारी जी जब जवाब दे देंगे, अपने मानसिकता का ये पूरा प्रदर्शन कर रहे हैं। जी डकैतों के घर जा रहे हैं, उसके इनकाउंटर पे रो रहे हैं, जिसमें दोनों एंगल है, जातिवादी एंगल भी इनका है और इनका
डकैतों से साथ जो है, या तो डकैत इनके कार्यकर्ता होंगे या डकैतों के प्रति इनकी हमदर्दी होगी, इसलिए डकैतों के घर जा रहे हैं। आज जो स्थिति उत्तर प्रदेश में पिछले 30 साल से 40 साल से इन्होंने जो बनाई थी, लगभग 30 साल से, उसको योगी सरकार आने के बाद 2017 से धीरे-धीरे फिल्टर किया गया है और आज मैं जवाब दूं, मैं जवाब दूं। राहत की सांस ले रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनता सुकून से रह रही है। इनके गुंडा राज से जो राहत मिली वो आगे भी मिलती रहेगी, तभी मिलेगी जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकारें होंगी। इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में जिताने जा रही है। 9 सीट में कह रहा था, इन्होंने 10 सीट कहा। मैं मान लेता हूं कि 10 सीट भारतीय जनता पार्टी। मिल्कीपुर जीत जाएंगे, सिर्फ मिल्कीपुर पे बात करते हैं। मिल्कीपुर जीत जाएंगे आप शशिकांत जी? आप बिल्कुल जीत रहे हैं, पता कर लेंगे एकदम। देखिए एक बात बताए, मैं बताऊं शशिकांत जी, शशिकांत जी जो है उस मुगालते में है, शशिकांत जी उस मुगालते में है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब सैया इनके जो है ईवीएम है, जब सैया इनके इलेक्शन कमीशन है, जब सैया इनके पुलिस प्रशासन है, जब सैया इनके जो है डीएम है, सुन लें आप, सुन लें, अब हम बोले नहीं थे, सुनेंगे आप। जब सारे सैया आपके हैं, सारे माफिया गुंडा आपके सैया है, धनंजय सिंह आपके सैया है, ब्रजभूषण शरण सिंह आपके सैया है, अभय सिंह आपके सैया है, रघुराज प्रताप सिंह आपके सैया हैं, आपके चुलबुल सिंह, प्रिंसू सिंह ये आपके सैया हैं। इसके अलावा जो है ब्रजेश माफिया डॉन वो आपके सैया है, कुलदीप सेंगर आपके सैया है, चिन्मयानंद आपके सैया हैं। तो आप जैसे लोगों का यही काम है कि जो है आप 10 में 10 जो है कर लोगे। जो बलात्कारियों की पार्टी है, जो गुंडों की माफियाओं की पार्टी है, जो सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी है, यादवों और मुसलमानों का नाम आपका चीफ मिनिस्टर विधानसभा में लेता है, ऐसे ही लोग इस प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। आप बर्बाद करने वाले लोग हो। आप जीतोगे, जरूर जीतोगे, लेकिन वो आंकड़ा आएगा 0। ठीक है चंचल जी। चंचल जी अनम्यूट करके बोलिए। चंचल जी। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी जी, बुलडोजर पर तो कार्रवाई तो लगातार देखने को मिल रही है। आज तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। अवैध निर्माण तो अभी भी धाराशाही होंगे, सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश आया है। अब बसरते देखिए मैडम, बताया हमने आपको कि जब ये सरकार में जो बुलडोजर है, जो न्याय का प्रतीक बना रखा ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी ने, और उसी बुलडोजर के पास मैंने जब बोला कि बुलडोजर की आंखें हैं, वो आंखों से देखती है कि कौन सी जाति का है मुख्यमंत्री की जाति है कि नहीं है, और कौन सी जाति का है, अगर पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, तो बुलडोजर काम करता है। मैंने तो सिंपल सा सवाल तिवारी से पूछा, बड़ी ईमानदारी से, बड़े अच्छे आदमी है, बड़े अच्छे व्यक्तित्व हैं, मुझसे मुलाकात होती रहती है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। बड़ी ईमानदारी से एक बात बता दो तिवारी जी, कुलदीप सिंह सेंगर सजायाफ्ता रेपिस्ट है ना, ये बताओ उसके घर बुलडोजर क्यों नहीं चला आपका? वो तीनों बीएचयू आईटी वाले नौजवान जो आपके लिए आदर्श आपके नौजवानों, बीजेपी के भविष्य के नौजवानों के आदर्श थे, जिनके लिए हमारी बहनें लगातार धरने पे बैठ करके तब जाके उनके खिलाफ रेप का एफआईआर हुआ और 2 महीने 3 महीने में बाहर आ गए और मौज मस्ती कर रहे हैं, केक काट रहे हैं। क्या उनके घर बुलडोजर आपका क्यों नहीं चला? तीसरा, टेनी मिश्रा के लड़के ने जिन लोगों ने किसानों के ऊपर सरेआम गाड़ी चढ़ाई, उनके घर बुलडोजर क्यों नहीं चला? अगर बुलडोजर न्याय का प्रतीक है तो मैं स्पष्ट करता हूं कि बुलडोजर की 2 आंखें, वो देखती हैं कि कौन सी जाति का है, हमारी पार्टी का है कि नहीं है, वो कौन से संप्रदाय का है, कौन से धर्म का है, वो देखती हैं। इसलिए ये न्याय का प्रतीक जो आदरणीय मुख्यमंत्री ने बना दिया है, ये देश की और उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बात को एकदम पूरे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके, उत्तर प्रदेश जनता ने तो जवाब भी दे दिया इनको कि भैया देखो अब नहीं चलने वाला आपका बुलडोजर, अब अगर आप कुछ करोगे। अच्छा एक बात और उदाहरण देखिए, इसी लखनऊ के अंदर आपको याद होगा जब यहां पर बुलडोजर चला अकबर नगर कॉलोनी में, इसके बाद पंत नगर में चलने की बारी आई तो बुलडोजर बाबा का रुक गया।
क्योंकि वहां पर 90% मुसलमानों की आबादी है उस और यहाँ कार्रवाई पे को तो हाईकोर्ट ने भी उत्तराखंड, सही सुनिए ठहराया मैडम, बहुत था। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, सुनिए आप ब्रेकिंग चलाइए, सुनिए मैडम 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 सुनिए। और जो पंतनगर में ऐसी जो सूचना मेरे पास है कि वहां पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी पहाड़ से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं, वहां के 90% उत्तराखंडी के लोग, उत्तराखंड के लोग हैं, लेकिन सजाती बाबा का हैं। बुलडोजर वहां भी नहीं चला। बाबा के सजाती वो हैं। जाति देखता है, क्षेत्र देखता है, धर्म देखता है, संप्रदाय देखता है। तिवारी जी आप मुझे बता दो, कुलदीप सिंह सेंगर के घर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया आपने? केनी मिश्रा के घर बुलडोजर क्यों नहीं चलाया आपने? और अगर माफियाओं के खिलाफ अगर 7-8 माफियाओं, अगर किसी के खिलाफ 7-8 केस अगर हैं, आप उनका इनकाउंटर करते हो तो आप टॉप 10 लिस्ट जारी कर दो, उसमें 10 में से 9 अपराधी केवल मुख्यमंत्री की सजाती निकलेंगे। ठीक है, अब जारी कर दो लिस्ट। लेकिन पता है तिवारी जी, मैं आपकी मधुरी समझ सकता हूं, आप उनके बारे में बोल दोगे तो अगले दिन प्रवक्ता पर हटा दिए जाओगे। बीजेपी में ब्राह्मणों के साथ बहुत अन्याय है, ऐसा नहीं कि केवल ठाकुर, केवल क्या नाम है, पिछले साथ अन्याय है, ब्राह्मण चंचल जी। समाज के साथ भी अन्याय है। अगर आप देख लो सारी लिस्ट, मायावती पहले उपचुनाव में खड़ी हो तो जाती है। इसलिए मैं बड़ी ईमानदारी से एक बात ठीक कहना है, चाह रहा हूं आरोप आपसे। प्रत्यारोप ठीक है। एक चीज मैं बोल दूं, ये बड़ी ईमानदारी करना चाहूं। और ये जो अभी बात बोल रहे थे, एक बात जो पीडीएम की बात कर रहे थे, और जो पीडीएम की बात करने वाले, जो मैं बता दूं कि अगर ओवैसी की बात करो आप, बीजेपी जहां चाहती है वहीं पर ओवैसी की पार्टी चुनाव लड़ती है। आप बताओ, जो पार्टी अपने प्रदेश भर में चुनाव नहीं लड़ पाती है, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, वो पूरे देश में जहां बीजेपी चार्ज लड़वाती है। इसलिए वो जो पीडीएम जो चल रहा है, बीजेपी की मिली जुली सांठगांठ वाला मामला है। और वो आपने देखा नहीं था कि जो अमित शाह लोकसभा के अंदर बोल रहे थे, अरे ओवैसी साहब सुरक्षा ले लो, सुरक्षा ले लो, सुरक्षा ले लो, वो बेचारे कह रहे नहीं लेना है, नहीं लेना है। तो ये भाजपाइयों की दोस्ती जो है दिन कभी कभी खुल भी जाती है, तो सबको मालूम चल भी जाता है। ये तिवारी जी बेचारे हमारे सिलसिले आदमी है, ये जवाब नहीं दे पाएंगे। आपको एक चीज और मैं बता दूं कि तिवारी जी बेचारे, ब्राह्मणों की बहुत ही दुर्दशा है भारतीय जनता पार्टी में। तिवारी जी हैं, आशीष तिवारी हैं, ऐसे न जाने कितने जो है प्रवक्ता जो दूसरे जगहों पे रहे हैं, इन बेचारों को जो है प्रवक्ता नहीं बनाया गया। मैं हकीकत बता रहा हूं, लेकिन वो दर्द जो है कह नहीं पाएंगे। क्यों? इसलिए दर्द नहीं कह पाएंगे, चरण वंदना करना है। अरे तिवारी जी, उससे आगे निकलो। आप बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, बड़े भाई हैं आप। भैया सबकी अपनी अपनी वो है विचारधारा, ऐसे नहीं अपने अपनी पे। ठीक है शशिकांत जी, ठीक है जी। देखिए इन्होंने अगड़ों की चिंता कर रहे हैं। अब देखिए, अगड़ों की इतनी दुर्दशा इन लोगों ने समाजवादी पार्टी में की कि एक साथ 7-8-10 विधायकों ने इनके पार्टी के खिलाफ जाकर के वोटिंग किया था। माता प्रसाद पांडे को विधानसभा नेता प्रतिपक्ष बना दिया है। ठीक है, अपनी अपनी अरे भाई मैं आ रहा हूँ माता प्रसाद पांडे पर भी आ रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ माता प्रसाद पांडे पर। इन्होंने मनोज पांडे, राजा भैया, मनोज पांडे तो गद्दार आदमी, मनोज पांडे गद्दार आदमी। नहीं, गलत नहीं बोल रहा हूँ, गलत नहीं बोल रहा, सही बोल रहा हूँ। अरे भाई साहब, इतनी उनके अंदर इतनी गैरत होती तो वो विधानसभा सदस्य से जो है इस्तीफा दे देते। उनके में गैरत नहीं है। सबसे अरे आप सोचिए, मुख्य सचेतक, नहीं सुन लीजिए, मुख्य सचेतक कहाँ आप तारीफ कर रहे हैं भाई? अच्छा सुनिए, तो इन्होंने इतनी दुर्दशा की अगड़ों की कि एक साथ 8-10 विधायकों ने इनके खिलाफ वोटिंग की। तो किसी ने इनको समझा दिया अखिलेश जी को कि भाई अगड़ों को कोई तो सिंबल दिखाना चाहिए। तो बेचारे माता प्रसाद पांडे को ला करके इन्होंने बनाया, मजबूरी में बनाया, ये दिखाने के लिए कि नहीं 10 तो एमएलए हमारे खिलाफ हैं, इससे माहौल हमारे खराब नहीं है, हम माता प्रसाद पांडे को है। अरे भाई आपको उन विधायकों ने आपके खिलाफ वोटिंग करके पूरे प्रदेश को बता दिया कि अगड़ों की क्या स्थिति आपके यहाँ है। और हमारी चिंता दिलीप जी मत करिए, हम लोग एक राष्ट्रवाद से और देशभक्ति से जुड़े हुए हैं। हम पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं जीते हैं, हम राष्ट्र के लिए जीते हैं। और गजवाए हिंद जो होना है, जिसके मॉड्यूल आपके पार्टी में महबूब अली जैसे लोग हैं, उनका विरोध करना हमारा काम है। चाहे पद हो ना हो, हम जहां मौका मिलेगा उनका विरोध करेंगे। तिवारी जी, 2047 में विकसित भारत की बात करेंगे। तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही विकसित भारत का परिकल्पना की जा सकती है। चंचल भाई एक मिनट, मोदी जी चंचल भाई एक मिनट,
और चाहे उसके बाद जितने हमारे जवाब प्रधानमंत्री दे आएंगे दूं। उनके नेतृत्व में चंचल भाई 2047 का विकसित भारत भारतीय जनता पार्टी बना के देगी। गजवाए हिंद नहीं होने पाएगा। आप लोग इस मुगालते में मत रहिएगा। MOI के समीकरण के को लागू करने के लिए आप PDA का झांसा जो दे रहे हैं वो बहुत ठीक नहीं है। जनता जान चुकी है। देखिए। उपचुनाव में आपको उत्तर देने जा रही है उत्तर प्रदेश की जनता। शशिकांत जी, भारतीय क्या जनता समीकरण पार्टी होगा को इस जिता बार करके। उपचुनाव में? जी क्या समीकरण होगा इस बार भारतीय जनता पार्टी का? भाई समीकरण देख स्पीकर ऑफ कर लीजिए। लीजिए। इन्होंने किस प्रकार मनोज पांडे की बेइज्जती की, तो क्या शब्दों का उपयोग कर रहे हैं। तो मिल्कीपुर में अभी आपने बताया कि 65,000 ब्राह्मण है। बिल्कुल। किन शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं एक मनोज पांडे ब्राह्मण नेता के प्रति, जो मैं कि तो माननीय है। आज चैनल बोल रहा हूँ। मिल्कीपुर में 65,000 जो ब्राह्मण है अभी आपने बताया, वो सारे लोग इनकी बात सुन रहे हैं और इसका जवाब वो जी, जी। चुनाव में देंगे। अगड़े इनके प्रताड़ित जो अगड़े हैं वो सब इनको जवाब देंगे। देखिए, मैं चंचल जी 1 मिनट जवाब दे दूं जरा सा। बड़ा इन्होंने हमें जो है जाति पे देख के, यादव टाइटल लगा हुआ देख के इन्होंने हमें समाजवादी पार्टी से जोड़ दिया। जातिवाद का पराकाष्ठा है भारतीय जनता पार्टी। और अभी आपने बोला कि मिल्कीपुर के जो है 65,000 ब्राह्मण 65,000 ब्राह्मण जो है जवाब देंगे। सुन रहे हैं। ठीक है, वो जवाब देंगे। देखिए, मनोज पांडे को जिस हिसाब से जिस इज्जत नवाजा था जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने, उन्हीं की बिरादरी को, यादवों का जो है उन्होंने नरसंहार करवाया रायबरेली में। सुन लें आप, कितनों को मरवा दिया, ये जग जाहिर है। और रही बात ये कि जिस काबिल वो थे उसी काबिल वो चले भी गए जहां गए। गैरत होती अगर वो जो है, अब मैं कहना नहीं चाहता, अगर उन्होंने जो है उनके में जरा भी लज्जा हो, जरा भी जो है गैरत हो, आज की डेट में मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अपना विधानसभा सदस्यता जो है छोड़ दें। नहीं कर पाएंगे, लालच में हैं, दोगला चरित्र है। ऐसे न जाने कितने जितनों को आपने नाम वो किया, सबको इज्जत नवाजा था। आज आपने हमें जो है बहुत बड़ा बात कह दिया। मैं निष्पक्ष होके जो है सबको बोलता हूं। चंचल जी बैठे हैं, इनको मालूम है कि मैं किस हिसाब से बोलता हूं। लेकिन आपने हमें एक जाति देख के, एक पार्टी से एसोसिएशन करा के आपने जो बात कही है वो जो है पूरी तरह से जो है क्षमा योग्य नहीं है। मैंने अपने जो है, मैं किसी से कोई समझौता नहीं करता। मैं, आपको नहीं मालूम है मेरे बारे में, मैं भारतीय जनता पार्टी का, आप ही के जो है बता दो, चिन्मयानंद स्वामी रेपिस्ट, बंद कर दीजिए एक में, चिन्मयानंद स्वामी रेपिस्ट का सजाती, सुने, मुख्यमंत्री का सजाती चिन्मयानंद स्वामी, और मुख्यमंत्री का सजाती वही का जो है मंत्री उस लड़की के रेप कांड में जो है सम्मिलित रहा है, जिसको हटाया गया। आप क्या जानते हैं भारतीय जनता पार्टी को? भारतीय जनता पार्टी को मैं 1982 में जो है बाल स्वयंसेवक रहा हूं, मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता है। वही भारतीय जनता पार्टी की ABVP शाखा है जो मदन मोहन महानायक को जो है 1996 में जो है टिकट नहीं देता है, कहता है कि आप जो है प्रचार करिए, इसके बाद आपके RSS के लोग उनको हटा देते हैं और वहां पे जो है JPS राठौर जीत के आते हैं। आप बात करते हैं, ठीक है, पूरी तरह से दोगला चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। आप किसी के जो है कोई निष्पक्ष बैठ रहा तो आप लगाते हैं, उस पर आरोप लगाते हैं। आप विश्लेषक हैं तो सब नहीं, मर्यादा आप, मैं शब्दों का मर्यादा, मैं ये कह रहा हूं पीडीएम, मैं आपसे ज्यादा जानता हूं महोदय, मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। मैं RSS का जो है शोषण किया हुआ व्यक्ति हूं। मुझसे पूछा गया आप यादव हैं, आपके पटदार जो है समाजवादी पार्टी में रमाकांत उमाकांत यादव क्यों हैं? आप जो है RSS के हो, RSS में यहां हैं। उस समय जो है 1996-95 में मेरे ऊपर उंगली उठाई गई थी। आप क्या जानते हैं? शशिकांत, सिर्फ जो है RSS ब्राह्मणों का जो है एक मातृ संस्था है। भारतीय जनता पार्टी क्या जो है मातृ संस्था जो है, आप सुनिए मातृ संस्था जो है RSS है। नहीं, ऐसे नहीं।
सुनिए, शशिकांत जी, हाँ। भारतीय जनता पार्टी कोई जातिवाद का चश्मे से नहीं देखती है। आज हमारे भूपेंद्र यादव जी राष्ट्रीय महासचिव, अरे एक को बना दिया, बड़ा हो गया। सुनिए, अरे सुनो भाई, आगे सुनो, आप तो एकदम सुन लीजिए दिलीप जी, ऐसे नहीं हो पाएगा। सुनिए, मुलायम सिंह यादव जी को पद्म विभूषण से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र शासित सरकार ने उनको नवाजा। मुलायम सिंह यादव जी के अंत्येष्टि में पूरा उत्तर प्रदेश की सरकार और भारत की सरकार, भाजपा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके दरवाजे पे गई। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी नहीं पहुंचे, इसीलिए नरेंद्र मोदी जी नहीं पहुंचे, नरेंद्र मोदी जी नहीं पहुंचे। आप सुनिए तो, नरेंद्र मोदी जी नहीं पहुंचे। नहीं ऐसे नहीं। अरे बोलने दीजिए, बोलिए मोदी जी ने अपना प्रतिनिधि भेजा। नहीं, आप बड़े भाई हैं, बोलने दीजिए, आप तो बोलने ही नहीं दे रहे। बोलिए। मोदी जी ने भी अपना प्रतिनिधि, देखिए भारतीय जनता पार्टी में, संघ में भी और भारतीय जनता पार्टी में भी हमारे सम्मानित पदों पे यादव लोग बैठे हैं, जो वो यादव बैठे हैं जो जातिवाद के चश्मे से नहीं देखते हैं, जो जैसा कि समाजवादी पार्टी देखती है। एक बात। दूसरी बात कि जिस प्रकार से कोई भी आपने नाम लिया तमाम अपराध कि उनको अपराध होना चाहिए, उनको फांसी हो जाना चाहिए। भाई जिसके ऊपर अपराध का जो आरोप है, जांच हुआ, उसके बाद से आरोप सिद्ध हुआ, वो जेल गए। जिसका आप नाम ले रहे हैं उसमें से कई लोग जेल गए। एक बात। दूसरी बात, आप मोइन खान पे पहले दिन से रोना रो रहे हैं कि उसको फंसाया जा रहा है। भाई आरोप लड़की ने लगाया, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लगाया। उस लड़की, नाबालिग लड़की ने मोइन खान पे आरोप लगाया। जांच होनी चाहिए कि नहीं? आप पहले दिन से रोना रो रहे हैं, समाजवादी पार्टी रोना रो रही है। आज पुलिस अधिकारियों ने अपना काम किया, डकैत मारा गया, आप उसके घर जाकर के रोना रो रहे हैं। बिल्कुल भाई आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश को? उत्तर प्रदेश में फिर आप गुंडा राज, माफिया राज, वही बलात्कार का राज वही लाना चाहते हैं। ये संभव नहीं है। योगी जी के रहते ये संभव नहीं है। इसका उत्तर प्रदेश का जीरो टॉलरेंस अपराध और कानून व्यवस्था, सुशासन और माँ बहनें 12 बजे रात तक अपने काम से घर लौट सकती है। एक शब्द बोल दे, चंचल जी एक शब्द बोल दूं मैं। नहीं दिलीप जी, निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश सरकार में योगी जी अपने सजातियों को गुंडा बना रहे हैं। दिलीप जी, चंचल जी। जी चंचल जी बोलिए। देखिए, अभी तिवारी जी बातें कह रहे थे कि हमने नेताजी को सम्मान दिया, हमने जो है नेताजी की अंत्येष्टि में पूरे उत्तर प्रदेश की सरकार लगी रही। अरे क्या बातें कर रहे हो तिवारी जी? नेताजी को भारत रत्न न देकर के आप लोगों ने नेताजी का अपमान भी किया है। जो व्यक्ति नेताजी ने श्रद्धेय किसानों, मजलूमों, पिछड़ों, दलितों की एक मजबूत आवाज थी वो, और आप जो है जिस पद से आपने नवाजा, कहीं भारत रत्न उनको मिलना चाहिए था। यह पूरे देश की जनता जानती भी, कहती भी है, और इस पे आप एहसान आपने नहीं किया है। इस बात को आप नहीं कह सकते कि हमने एहसान किया है। दूसरी बात, आप इस बात का जिक्र कर रहे हो, मैंने बड़ी ईमानदारी से आपसे कुछ सवाल पूछे थे, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपसे इतनी बात कहता हूं, आओ विकास की बात अगर आप कर लो। आप ओबीसी को फ्रंट पे करते हो, बैकडोर से हमेशा जो है पिछड़ों के साथ अन्याय करते हो। आपने कहा हम सबका साथ लेके बात करते हैं। आप बता दो ईमानदारी से, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में 27% आरक्षण की जो ये बताओ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेके माननीय हाई कोर्ट से लेकर के आपके पिछड़ा वर्ग आयोग से सब लोगों ने कहा कि पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ। लेकिन एक मुख्यमंत्री जी जो एक पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा जाति, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक विरोधी सरकार जो है वो कभी देखना नहीं चाहती। ठीक है तिवारी जी, अगर ईमानदारी होती तो मैं एक कॉलेज का नाम नोट कर लो, आप अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिए, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय किरोड़ीमल कॉलेज, जहां पर एनएफएस के माध्यम से पिछड़ों के साथ 25 सीटें थी, 25 में शायद 24 सीटें केवल जो है जनरल भर दिया गया। आप बता दो पूरे देश में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां कुलपतियों की संख्या उठा के देख लो। हम तो कहते हैं बड़ी ईमानदारी से, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। क्यों भागना चाहते हो आप क्यों नहीं आप इसकी क्यों नहीं बात करते हो? और जाति जनगणना क्यों नहीं कराना चाहते हो? कम से कम ये मालूम तो हो जाए। सुनिए मैडम मेरी बात है, कम से कम ये मालूम तो हो जाए कि किसकी कितनी संख्या है, उसको उतना हक मिल जाए। क्या दिक्कत आपको है? लेकिन आप नहीं मानोगे।
10 में और से बता कितनी दें सीटें आपको, इंडिया गठबंधन को? लास्ट आज कमेंट, के समय में कम है सुनिए, चंचल जी। जितने एनकाउंटर हुए हैं, जितने भी भ्रष्टाचार हैं, आप देखो तो मुख्यमंत्री जी के सजाती लोग ही कर रहे हैं। ठीक है, लास्ट कमेंट, 10 में से कितनी सीटें चंचल जी इंडिया गठबंधन? 10 की 10 सीटें मैडम, 10 है। की 10 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन जीतने जा रही है। और एक बात आप गठिया लीजिए, आज चलाइएगा, ब्रेकिंग चलाइएगा, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव के बाद ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी को ऑलरेडी अमित शाह जी हटाने जा रहे हैं। ठीक है, शशिकांत जी कितना सही देखिए, माना? भारतीय जनता पार्टी में मैं तो 9 सीट कह ही रहा था, हमारे विश्लेषक ने 10 सीट कह दिया है, तो 10 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने जा चंचल जी रही तो है। कह रहे मुख्यमंत्री को हटा दिया जाएगा उपचुनाव के बाद। भारतीय जनता पार्टी 10 सीट जीतने जा रही है। इन लोगों का सुपड़ा साफ होगा। अब ना तो अंकल जॉर्ज सोरोस चलेंगे, ना फोर्ड फाउंडेशन चलेगा, ना चाइना से पर्ची आएगी, ना पाकिस्तान नामा चलेगा। ठीक है, पाकिस्तान से बैठे आका जो है उत्तर प्रदेश में अब खेल नहीं उपचुनाव कर पे पाएंगे। लास्ट कमेंट। देखिए एक बात बताएं, उपचुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिस हिसाब से जो है ये सिर्फ जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई है, जिसमें पीडीए जिस हिसाब से जो है परफॉर्मेंस किया था, जिस हिसाब से जो है पीडीए के लोग जान गए हैं, अगड़े भी जान गए हैं कि 69,000 शिक्षक भर्तियों में उन जो जनरल कास्ट के लड़कों का जो है नौकरी छीना जा रहा है, वो बेचारे कहीं के नहीं रह रहे हैं, वो भी जान गए हैं कि ये सरकार सिर्फ जो है पिछड़ों, दलित, मजलूमों के ही नहीं, अगड़ों की भी विरोधी है। सिर्फ ये जाति की जो है सरकार है, ठाकुरवाद की ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो 10 विधानसभा यानी कि सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर जो राजमाइश तो देखने को मिल रही बीजेपी और इंडिया ब्लॉक दोनों के लिए बेहद ही अहम ये सीट हो चुकी है। भले तारीखों की अभी घोषणा ना हुई हो, लेकिन दोनों गठबंधनों ने चुनाव के लिए अपनी अपनी कमर कसना शुरू हो गया है। तो वहीं मायावती एक फैक्टर होगा, उसके साथ साथ पीडीएम कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन के लिए बड़ा रोड़ा हो सकता है। लेकिन इन सब के बीच जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त मिली थी, उससे कैसे उबार पाएंगे, ये भी देखना काफी दिलचस्प होगा। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी।